हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सभी का नॉर्सेट अच्छा ही गया होगा। अब रिज़ल्ट का वेट है, लेकिन दोस्तों केवल नॉर्सेट में ही हमको अभी नहीं रुकना है। आगे भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें सबसे बड़ी जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों वो है ESIC की। और आगे तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 50 इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि कम्प्लीटली है OBG और गायनिक से रिलेटेड जो इमेजेस हैं उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। इनमें बहुत सारे इमेजेस ऐसे हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम पे आए हुए हैं और अक्सर आते ही रहते हैं। और इसमें ये भी आपको बता दूं कि काफ़ी सारे रिपीटेड इमेज हैं जो कि बार बार नर्सिंग पर्सपेक्टिव से पूछता है। तो दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोग को बताऊंगा टॉप 50 इमेजेस जो कि अक्सर एग्ज़ाम पे आएंगे ही। तो दोस्तों यही नॉर्सेट तक ही हमको नहीं रुकना है। नेक्स्ट जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हमको शुरू कर देनी चाहिए आज से ही। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द इमेजेस। ये आपके सामने जो इमेज दिख रहा है इसमें एक प्रेग्नेंट वीमेन है और हम कह सकते हैं कि जो अम्बलाइकल लाइन है, आप सभी को एक अम्बलाइकल लाइन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो कि हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको पहचानना है कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों मैं जिस लाइन की बात कर रहा हूँ वो मैं आप लोग के सामने यहाँ पे मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने सर्कल करी है उसके बीच में एक राउंड है दोस्तों। तो उस राउंड को आपको पहचानना है कि एक्चुअल में ये राउंड जो है दोस्तों वो है क्या चीज़। तो दोस्तों हम देखते हैं A लीनिया निग्रा, B स्ट्रैग्रेविड्रम, या C कोलाज्मा, या D लोकिया। तो दोस्तों आप सभी को पहचानना है कि इसमें का कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का होता है उसमें कुछ साइन हमको दिखाई देते हैं। हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव साइन कुछ दिखाई देता है, जिसमें लीनिया निग्रा हो सकता है, स्ट्रैग्रेविड्रम हो सकता है, कोलाज्मा। जी हाँ दोस्तों, तीनों ही लीनिया निग्रा, स्ट्रैग्रेविड्रम और कोलाज्मा तीनों ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिखाई देने वाला ऑब्जेक्टिव साइन है। तो दोस्तों ये तो इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी में अगर पूछा जाए कि कौन से ट्राइमेस्टर में ये जो तीनों साइन है वो दिखाई देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ऑप्शन नंबर A बोल रहा है लीनिया निग्रा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लीनिया निग्रा। बढ़ते हैं इमेज नंबर 2 की ओर, और इसमें बोला जा रहा है कि ये क्या चीज़ है, आइडेंटिफाई द इमेज। तो सबसे पहले इसमें लीनिया निग्रा कहा जा रहा है, जिसको तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसमें लीनिया निग्रा अम्बलाइकल से सीधी लाइन दिखाई दे रही थी, तो ये लीनिया निग्रा तो है नहीं। दूसरा कहा जा रहा है दोस्तों स्ट्रैग्रेविड्रम, तीसरा बोला जा रहा है कोलाज्मा, और चौथा बोला जा रहा है लोकिया। तो दोस्तों ये जो आपका इमेज दिखाई दे रहा है वो है स्ट्रैग्रेविड्रम। जी हाँ दोस्तों, ये भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिखाई देने वाला ऑब्जेक्टिव साइन है, जो कि यूजुअली पिंकिश या वाइटिश कलर का आपको दिखाई दे सकता है। तो इसका राइट जो आंसर आपको मैं बता दूं वो है स्ट्रैग्रेविड्रम। नेक्स्ट बढ़ते हैं इमेज नंबर 3 की ओर, आइडेंटिफाई द इमेज। देखिए आप सभी के सामने ये एक इमेज शो हो रहा है जिसमें बोला जा रहा है लीनिया निग्रा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे देख लिए कि लीनिया निग्रा तो अम्बलाइकस से सीधी लाइन है। दूसरा बोला जा रहा है स्ट्रैग्रेविड्रम, क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने देख लिया कि स्ट्रैग्रेविड्रम क्या होता है। और हम जो थर्ड देख रहे हैं वो है कोलाज्मा। जी हाँ दोस्तों, थर्ड हम जो देख रहे हैं वो है कोलाज्मा। हम कह सकते हैं कि पिगमेंटेशन ओवर फोरहेड एंड चिक, और ये भी लगभग 24 वीक या कह सकते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही हमको दिखाई देने वाला ये साइन है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसमें बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को पहचानिए कि कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे हो रहा है। पहला बोल रहा है इपिसियोटॉमी, दूसरा बोल रहा है सुल्टज मैकेनिज्म, थर्ड बोला जा रहा है C स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, या D बोला जा रहा है दोस्तों फंडल
मसाज। तो आपको पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर जो है वो हो रहा है। तो दोस्तों इपिसियोटॉमी तो हो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, सर्वाइकल जो हम कह सकते हैं कि वजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच में सीजर से कट करते हैं, वो प्रोसीजर इपिसियोटॉमी का होता है। तो इसमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे जो यूट्रस का फंडल का जो रीजन है, फंडस वाला रीजन है, वहाँ पे एक तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, मसाज किया जा रहा है। दोस्तों इसका राइट जो आंसर है, हम कह सकते हैं फंडल मसाज। ये करने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इससे हम कर सकते हैं रिड्यूस ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग ऑफ यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ और एबॉर्शन, या फिर पीपीएच होने के बाद भी दोस्तों हम मसाज करते हैं, जिससे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन डी, फंडल मसाज। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइडेंटिफाई फंडल ग्रिप। आप लोग के सामने 4 ग्रिप दिखाई दे रहा होगा। ये जो इमेज है उसमें कहा जा रहा है, इमेज ए में आप एक इमेज देख रहे हैं, बी में एक दिख रहे हैं, सी में एक दिख रहा होगा आपको, और डी पे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि फंडल ग्रिप। जी हाँ दोस्तों, ग्रिप यूजुअली लियोपोल्ड मैनुअर के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है फंडल ग्रिप, दूसरा होता है लैटरल या अम्बलाइकल ग्रिप, जो कि आपको इमेज नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इमेज नंबर सी पे दिखाई दे रहा होगा आपको पाउलिक ग्रिप, और जी हाँ दोस्तों, पाउलिक ग्रिप को ही हम लोग सेकंड पेल्विक ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। और इमेज नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा पेल्विक ग्रिप, और इसे ही हम लोग फर्स्ट पेल्विक के नाम से जानते हैं। दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यही आपको ये 5th नंबर का क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो आगे आने वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। ये है फंडल जो ग्रिप, ये ग्रिप के बारे में बोला जा रहा है तो वो लियोपोल्ड मैनुअर के बारे में बोला जा रहा है। आप सभी ने 4th ईयर पे ऑप्शन गायनिक में ज़रूर पढ़ा है कि लियोपोल्ड मैनुअर क्या होता है। तो लियोपोल्ड मैनुअर में 4 ग्रिप होते हैं। एक होता है फंडल ग्रिप, दूसरा होता है लैटरल या अम्बिलाइकल ग्रिप भी उसी को बोलते हैं, और जो थर्ड होता है उसको हम बोलते हैं पाउलिक ग्रिप, और पाउलिक ग्रिप ही सेकेंड पेल्विक ग्रिप कहलाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और आखिरी जो ग्रिप है वो होता है पेल्विक ग्रिप, और इसे ही हम लोग फर्स्ट पेल्विक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आइडेंटिफाई फंडल ग्रिप बोला जा रहा है, तो इसमें इसका आंसर राइट कौन सा आंसर होगा, तो आप देख रहे हैं इमेज नंबर जो फर्स्ट है ए है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि देखो यूट्रस का जो फंडस वाला रीजन है वहाँ पे ये जो प्रेशर है वो अप्लाई किया जा रहा है। क्या करने के लिए, यह है फीटस के पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वह इमेज नंबर ए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लिया होगा तो ये भी आसान होगा। आइडेंटिफाई अम्बिलाइकल ग्रिप। जी हाँ दोस्तों, अम्बिलाइकल ग्रिप को ही मैंने लैटरल ग्रिप के नाम से आपको बताया था, और इमेज नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेबी के जो लैटरल साइड है, एक तो हम कह सकते हैं कि बैक साइड और एक फ्रंट साइड, दोनों साइड से क्या किया जा रहा है, पोजीशन को असेसमेंट किया जा रहा है, दोनों साइड के लिम्ब को देखा जा रहा है। तो इमेज नंबर जो बी है उसे ही हम लोग अम्बिलाइकल ग्रिप या लैटरल ग्रिप के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रिप। मैं कोशिश करूंगा कि चारों का चारों ग्रिप आपको यहीं पे समझा दूं। आइडेंटिफाई द पाउलिक ग्रिप। अब ए बी सी डी में दिखाई दे रहा है आपको कि कौन सा इमेज है पाउलिक ग्रिप, और मैं पाउलिक ग्रिप के बारे में बता रहा था कि ये थर्ड लियोपोल्ड मैनुअर है। पाउलिक ग्रिप इमेज नंबर आपको यहाँ पे सी में दिखाई दे रहा है, और इसे ही हम लोग सेकेंड पेल्विक ग्रिप के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसका राइट आंसर है इमेज नंबर सी, जिसको हम लोग बोलेंगे पाउलिक ग्रिप या फिर सेकेंड पेल्विक ग्रिप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइडेंटिफाई द पेल्विक ग्रिप। अब देखो ये लियोपोल्ड मैनुअर का चौथा ग्रिप है, आखिरी वाला, और इसे ही पूछा जा रहा है कि इसमें से पेल्विस ग्रिप कौन सा है। तो पेल्विस ग्रिप इसमें से है इमेज नंबर डी। देखो पेल्विस ग्रिप, और इसे ही हम कह सकते हैं फर्स्ट पेल्विस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 4th लियोपोल्ड मैनुअर है पेल्विक ग्रिप, और इसे ही हम लोग फर्स्ट पेल्विक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ग्रिप है या कौन से लियोपोल्ड मैनुअर में जो असेसमेंट करने वाली नर्स है या फिजिशियन है, उसका जो हेड है वो पेशेंट के
फुट के सामने होता है। फुट के कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब असेसमेंट करता है कोई नर्स या फिर कोई फिजिशियन, तो कौन से लियोपोल्ड मैनवर में उनका जो फुट है वो आपको सामने से दिखाई देगा। या हम कह सकते हैं कि कौन से लियोपोल्ड मैनवर को छोड़कर सारे लियोपोल्ड मैनवर में असेसमेंट करने वाले व्यक्ति का जो हेड है वो पेशेंट की हेड की ओर होगा। तो किसका नहीं होता? आप लोग देख रहे हैं कि इमेज नंबर डी बस में देखो कि सीधा पैर दिखाई देगा, लेकिन ए बी सी में जो असेसमेंट करता है उसका सिर है पेशेंट के सिर के सामने ही दिखाई देगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द पेल्विस। ये कौन से टाइप का पेल्विस है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो पेल्विस होते हैं मेनली हम टाइप्स ऑफ पेल्विस बोल सकते हैं। गाइनोकॉइड पेल्विस होता है, एंड्रॉइड पेल्विस होता है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है और प्लेटिपोलॉइड पेल्विस होता है। तो 4 टाइप के जो है पेल्विस वो पाए जाते हैं। तो ये इमेज जो आपको दिखाई दे रहा है, ए बोल रहा है गाइनोकॉइड, बी बोल रहा है एंड्रॉइड, सी बोल रहा है एंथ्रोपॉइड और डी बोल रहा है प्लेटिपोलॉइड। तो दोस्तों अगर हम इसे देखें ध्यान से तो हम कह सकते हैं इसका जो ब्रीम है, ठीक है, इस पेल्विस का जो ब्रीम है राउंड वाला हिस्सा है वो कहीं ना कहीं राउंडेड दिखाई दे रहा है, लगभग राउंडेड आपको दिखाई दे रहा है। और याद रखना जो गाइनोकॉइड पेल्विस होता है उसका ब्रीम हमेशा राउंडेड होता है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों गाइनोकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट पेल्विस को आप ध्यान से देखेंगे कि ये पेल्विस कौन सा है। आइडेंटिफाई द पेल्विस, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें बोला जा रहा है गाइनोकॉइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड या प्लेटिपोलाइड। तो दोस्तों आपको इसका जो शेप है वो हम कह सकते हैं, इसका जो शेप आपको दिखाई दे रहा होगा वो हार्ट की जैसे दिखाई आपको दे रहा होगा। कैसा? हार्ट के जैसे आपको इसका जो ब्रिम है पेल्विस का वो दिखाई दे रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये है एंड्रॉइड पेल्विस। आप ध्यान रखेंगे गाइनोकॉइड पेल्विस का जो ब्रिम है वो राउंडेड होता है, एंड्रॉइड का पेल्विस का जो ब्रिम है वो हार्ट के हृदय के शेप का होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द पेल्विस। ये पेल्विस देखो भाई कैसा दिखाई दे रहा है। क्या ये एंड्रॉइड है, क्या ये गाइनोकॉइड है, क्या ये एंथ्रोपॉइड है, क्या ये प्लेटिपोलाइड है? तो हम बोल सकते हैं इसका जो ब्रिम है वो हम कह सकते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। आप असेस कीजिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको। इसका जो ब्रिम है वो कैसा दिखाई दे रहा है? ये ओवल के आकार का दिखाई दे रहा है, ना तो पूरा राउंड है ना तो हार्ट शेप में है, ये ओवल या हम कह सकते हैं कि लॉन्ग ओवल शेप में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड जो पेल्विस होता है उसका जो ब्रिम है वो लॉन्ग ओवल की तरह दिखाई देता है। तो राइट आंसर इसका है एंथ्रोपॉइड। बढ़ते हैं आखिरी पेल्विस की ओर। 4 टाइप ऑफ पेल्विस में बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पेल्विस, गाइनोकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड या प्लेटिपोलाइड। तो दोस्तों इसके अगर हम कह सकते हैं कि इस पेल्विस के ब्रिम को आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं किडनी के शेप का दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा ये भी आता है कि किडनी कहाँ होता है ना, तो किडनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे पाया जाता है ना। तो देखिए इसका जो ब्रिम है वो दोनों साइड से आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगभग किडनी के शेप में, ऐसा लग रहा है कि 2 किडनी है केवल अगर आप ब्रिम को देखेंगे। तो हमेशा याद रखना कि प्लेटिपोलाइड जो पेल्विस होता है उसका जो ब्रिम होता है वो हमेशा किडनी शेप का होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लेटिपोलाइड। उम्मीद है कि चारों टाइप का पेल्विक और उसका जो शेप है वो आप सभी को इमेज के माध्यम से समझ आई गया होगा। कई बार इमेज नहीं देता है, सीधे सीधे पूछ लेता है कि हार्ट शेप का कौन सा पेल्विस होता है, तो एंड्रॉइड होता है। गाइनोकॉइड का कैसा होता है, तो राउंडेड होता है। एंथ्रोपॉइड का कैसा होता है, तो लॉन्ग ओवल होता है। प्लेटिपोलाइड का कैसा होता है, तो किडनी शेप का होता है। तो आपको इसको याद रखना है, साथ ही साथ आपको पहचानना भी है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, लेकिन पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं और आपका कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा भी मदद कर पाऊं तो वो मेरे लिए खुशी की बात होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को आप पहचानिए कि इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं एक तो यूट्रस दिखाई दे रहा है, यूट्रस में चाइल्ड दिखाई दे रहा है। तो भाई इसका मतलब क्या है, यूट्रस दिखाई दे रहा है और यूट्रस में आपको चाइल्ड दिखाई दे रहा है। तो ए बोल रहा है एब्रप्टो प्लेसेंटा, बी बोल रहा है प्लेसेंटा प्रीविया, सी बोल रहा है पीपीएच या बोल रहा है ब्रिज प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ब्रिज प्रेजेंटेशन तो है नहीं, है तो दोनों वर्टेक्स। ब्रिज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन वो है जिसमें सिर नीचे की ओर सर्विक्स की ओर हो, है ना, तो ये ब्रिज प्रेजेंटेशन तो है नहीं। प्लेसेंटा प्रीविया बोल रहा है, अरे प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा पहले आ जाता है
हेड के पहले ही, है ना। तो प्लेसेंटा तो आ नहीं रहा है, प्लेसेंटा तो पीछे ही है, तो हम कह सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया भी नहीं है। PPH बोल रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो दोस्तों पोस्टपार्टम हेमरेज तो बच्चा हो जाने के बाद ना होता है, तो बच्चा तो अभी यूट्रस के अंदर पे ही है। तो आंसर तो आपको सीधे सीधे आप पता कर लेंगे कि एब्रप्टो प्लेसेंटा होगा। दोस्तों एब्रप्टो प्लेसेंटा बोल सकते हैं कि प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मल सिचुएटेड प्लेसेंटा, है ना, ठीक है। प्रीमेच्योर सेपरेशन, पहले से ही वो प्लेसेंटा क्या होता है, सेपरेट होने लग जाता है। दोस्तों इसमें दो टाइप के यूजुअली देखते हैं, एक को हम बोलते हैं कंसील्ड हेमरेज और दूसरे को बोलते हैं रिवील्ड हेमरेज। आपको फर्स्ट दिख रहा होगा, सेकेंड दिख रहा होगा कंसील्ड हेमरेज और दूसरा दिख रहा होगा आपको रिवील्ड हेमरेज आपको दिखाई दे रहा है। एब्रप्टो प्लेसेंटा जो मुख्य कारण है वो है APH का, एंटीपार्टम हेमरेज, है ना। बच्चे के डिलीवरी होने के पहले कुछ ऐसे कारण हैं जो कि APH का कॉज हैं, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा, वासा प्रीविया, ये तीनों ही APH एंटीपार्टम हेमरेज का कारण बनते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है A, एब्रप्टो प्लेसेंटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बोला जा रहा है यहाँ पे कि एब्रप्टो प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रीविया है या PPH है या ब्रिच प्रेजेंटेशन है। ये जो आपको आइडेंटिफाई द कंजुगेट बोल रहे हैं ना, तो आपने कंजुगेट के बारे में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़े तो एक बार ज़रूर से इसको पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि कंजुगेट जो है यूजुअली हम तीन तरीके से देखते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रू कंजुगेट, या दूसरा हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक कंजुगेट, और तीसरा हम बोलते हैं डायगोनल कंजुगेट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं ना कि इसका जो राइट आंसर है वो है डायगोनल कंजुगेट। दोस्तों ऑप्शन में बाई मिस्टेक ये नहीं लिखा पाया है कि ये एब्रप्टो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया है या डायगोनल कंजुगेट है या ब्रिज प्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डायगोनल कंजुगेट। ऑप्शन को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बाई मिस्टेक ऐड नहीं हो पाया है किसी कारण से, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई कंजुगेट, कि कंजुगेट क्या है। तो कंजुगेट आपको बता दूं तीन तरीके का होता है, ट्रू कंजुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कंजुगेट और डायगोनल कंजुगेट। दोस्तों ये डायगोनल कंजुगेट क्या होता है, इसका आंसर मैंने बता दिया है कि डायगोनल कंजुगेट। तो डायगोनल कंजुगेट क्या होता है, ये जो पाया जाता है बिटवीन मिड पॉइंट ऑन सैक्रल प्रोमेंट्री एंड लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस। दोस्तों और इसका जो लेंथ होता है हम बोल सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर का लगभग होता है। और तीनों कंजुगेट, ट्रू, ऑब्स्टेट्रिक और डायगोनल में केवल हम डायगोनल को ही मेज़र कर सकते हैं, ट्रू कंजुगेट और ऑब्स्टेट्रिक कंजुगेट को हम मेज़र नहीं कर सकते। तो याद रखना कि हम ओनली डायगोनल कंजुगेट को ही मेज़र कर सकते हैं, और ये जो अप्रॉक्स होता है 12 सेंटीमीटर के आसपास होता है। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जिसमें बोला जा रहा है कि ये जो इमेज है उसको आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों तो इसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एब्रप्टो प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रीविया है या PPH है या ब्रिज प्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों ब्रिज प्रेजेंटेशन तो है नहीं, आपको देखो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, ठीक है। PPH हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बेबी अभी कहाँ है, बेबी तो अभी यूट्रस के अंदर ही है। क्या ये एब्रप्टो प्लेसेंटा हो सकता है, क्या ये एब्रप्टो प्लेसेंटा होता है? तो नहीं दोस्तों, एब्रप्टो प्लेसेंटा नहीं होता। इसमें हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा जो है पहले ही आ गया है, बेबी का हेड के बाहर आने की जगह पे क्या आ जा रहा है, प्लेसेंटा आ जा रहा है, और इसे ही हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लेसेंटा प्रीविया। और प्लेसेंटा प्रीविया के ग्रेडिंग से रिलेटेड दोस्तों आपके सामने इमेज शो होगा, ये भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 होते हैं। आप टाइप 1 में देखेंगे तो प्लेसेंटा थोड़ा सा ही क्या हुआ है, सामने आया हुआ है, बट वो सर्वाइकल ओस से काफ़ी दूर है, ठीक है। और हम टाइप 2 में देखते हैं कि ये लगभग सर्वाइकल ओस के करीब पहुंचा है, बट उसको क्लोज नहीं किया है ना, सर्वाइकल ओस क्लोज नहीं हो रहा है। लेकिन टाइप 3 में देखेंगे सर्वाइकल ओस को ये क्या कर दिया है, पार्शियली कवर कर दिया है। और टाइप 4 में देखेंगे तो वो पूरे इंटरनल जो ओस है ना, ठीक है, सर्विक्स का, उसको कंप्लीट क्लोज कर दिया है, और इसे ही हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, आइडेंटिफाई द प्रेजेंटेशन। 16वां नंबर का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इमेज बेस्ड है ना। आइडेंटिफाई द प्रेजेंटेशन, कौन सा प्रेजेंटेशन है? तो याद रखिए कि इसके पेल्विस ब्रिम के अगर आप देखेंगे तो कौन सा चाइल्ड का, बेबी का कौन सा जो पोर्शन है वो
सामने की ओर है, कौन सा पोर्शन टच हो रहा है, क्या शोल्डर हो रहा है, क्या सिफेलिक हो रहा है, क्या ब्रीच होता है, क्या कंपाउंड। तो दोस्तों आप सभी को दिख ही रहा होगा कि शोल्डर प्रेजेंटेशन इस बेबी में है, तो इसका आंसर है शोल्डर प्रेजेंटेशन इज द राइट आंसर। और आपके मैं सामने एक इमेज दिखाई दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो आप सबसे पहला जो इमेज देख रहे हैं उसमें फेस प्रेजेंटेशन देखिए, सबसे पहले बेबी का फेस बाहर आएगा, उसका जो पोस्चर है उससे। दूसरा है ब्रो प्रेजेंटेशन, तो ब्रो में क्या हो रहा है कि जो आई ब्रो है वो सबसे पहले बाहर की ओर आएगा। ब्रिज में आप देखिए कि बच्चा सीधा उल्टा ही हो गया, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि बच्चा पलट गया है। तो दोस्तों जो ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है वही बच्चा का पलट जाना बोलता है। जो नॉर्मल पोजीशन होता है दोस्तों वो होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, या हम बोल सकते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, है ना। और आखिरी इमेज में आप शोल्डर प्रेजेंटेशन देख ही रहे हैं, तो उसका राइट आंसर जो है वो क्या था, शोल्डर प्रेजेंटेशन। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दिस मेथड इज यूज्ड इन, ये जो मेथड आपको दिखाई दे रहा है वो किन कंडीशन पे यूज़ किया जाता है। क्या हेमोराइड के कंडीशन पे, क्या डिसमेनोरिया होने पे, क्या पेरिनियल सर्जरी होने पे, या डी बोल रहा है ऑल। तो दोस्तों ये सीज बात है, और ये हम कह सकते हैं कि चाहे हेमोराइड्स हो, चाहे डिसमेनोरिया हो, चाहे पेरिनियल सर्जरी हो, तीनों कंडीशन पे ये जो है उपयोग में लाया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आइडेंटिफाई प्लेसेंटा टाइप। प्लेसेंटा के कई टाइप्स होते हैं दोस्तों, तो इसमें ये कौन सा है बोल रहा है। क्या ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, तो बिल्कुल नॉर्मल प्लेसेंटा तो है नहीं, इसमें तो 2 पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं है। ठीक है, क्या बेटल डोर प्लेसेंटा है, क्या सक्सेन चूरियाटा है, या फिर हम बोल सकते हैं बाईपैराटाइट प्लेसेंटा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर सी, सक्सेन चूरियाटा हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा 2 भाग में बढ़ गया है। देखना सबसे बड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा होगा और सेकंड भाग भी दिखाई दे रहा होगा। याद रखना ये दोनों प्लेसेंटा के बीच में लेकिन ब्लड वेसल का आपको कनेक्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इमेज को देख रहे हैं ध्यान से तो इन दोनों प्लेसेंटा, जो बड़ा वाला पार्ट है और जो छोटा वाला पार्ट है, उन दोनों के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको वेसल्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा प्लेसेंटा टाइप जिसमें क्या बोल सकते हैं कि रिटेन कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल, है ना। जो बड़ा पोर्शन और छोटा पोर्शन है उनके बीच में क्या रहता है, कम्युनिकेशन रहता है। किसके माध्यम से, ब्लड वेसल के माध्यम से। तो इसे ही हम लोग कहते हैं सक्सेन चूरियाटा प्लेसेंटा। लेकिन दोस्तों एक और मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर तो वैसे सी है। ठीक है, एक और बता दूं कि यही सेम पिक्चर रहेगा, ब्लड दोनों जो प्लेसेंटा का पोर्शन है उसके बीच में क्या रहेगा, ब्लड का कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा इसी को हम लोग प्लेसेंटा स्पूरिया के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डील बाई, ये जो स्टेज है डेवलपमेंट का वो किसने दिया था। ये जो आपके सामने इमेज दिखाई दे रहा है ये डेवलपमेंट स्टेज है दोस्तों, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो यह क्या मोंटेगोमेरी ने दिया था, या एवेरी ने दिया था, या टैनर ने दिया था, या मैकक्लॉड ने दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टैनर, और इसे ही हम लोग जानते हैं टैनर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसको मेनली ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर के बारे में, ये डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने टैनर ने बताया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नैरोएस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर एरो सोन इन फोटोग्राफ। इस पिक्चर में देखने वाला जहाँ पे ब्लू कलर का दोनों ओर से मार्किंग हुआ है, तो ये कौन सा पार्ट है वो पूछा जा रहा है फैलोपियन ट्यूब का। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो इंटरस्टिशियल है, जो कि नैरोएस्ट पार्ट होता है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। इसका डायामीटर अगर मैं बताऊं कि इस पाइप नली का जो डायामीटर है हम बोल सकते हैं कि 1 mm होता है। साथ ही साथ दूसरा जो हम पार्ट बोलते हैं इस्थमस, वो उसका डायमीटर 2 mm होता है ना। और इसका जो लेंथ होता है हम बोल सकते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। इस्थमस का 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। इंटरस्टिशियम का डायमीटर 1 mm का होता है और उसका जो लेंथ होता है 1.25 सेंटीमीटर का होता है। साथ ही साथ उसके आगे का जो पार्ट, सबसे पहले इंटरस्टिशियम, उसके बाद इस्थमस, उसके बाद एम्पुला। एम्पुला का लेंथ 5 सेंटीमीटर होता है और आखिर में होता है सबसे नीचे जो ओवरी को कवर करता है भाग, इनफंडिबुलम, वो 6 mm का होता है और इसका जो लेंथ होता है 1.25 सेंटीमीटर का होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है इंटरस्टिशियम है ना। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर और आपको आंसर भी दिखाई दे रहा होगा कि आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा जा रहा है। तो इस सीजर को आप ध्यान से देखिए, इसे हम लोग इपिसियोटोमी सीजर के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और इपिसियोटॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इपिसियोटॉमी कौन सा है, तो याद रखना मेडियोलेटरल। क्या मेडियोलेटरल जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इपिसियोटॉमी होता है। ये इपिसियोटॉमी क्या है कि बच्चा जब फीटस का डिलीवरी होने वाला होता है बट किसी कारण से फीटल डिस्ट्रेस होता है, फीटस आसानी से बाहर नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, या एक जो डिलीवरी करने वाली जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो कर सकती है, क्या कर सकती है कि बिटवीन वजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच में वो एक इंसीजन बना देती है जो कि यूजुअली बनाती है मीडियोलैटरल। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मीडियोलैटरल होता है, मेडियन होता है, लैटरल होता है और जे शेप्ड होता है, लेकिन सबसे जो फेमस और कॉमन और मोस्ट पॉपुलर है वो है मेडियोलैटरल इपिसियोटॉमी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आइडेंटिफाई द इमेज। दिखाई दे रहा होगा आपको एक इमेज, ठीक है। आपको पहचानना है कि ये इमेज क्या है, ये इमेज क्या है, इसको आपको पहचानना है। ये हम कह सकते हैं, आपको आंसर ही बता देता हूँ मैं, डॉयंस क्रॉस एक्शन टॉवेल क्लिप। आपको पता चली गया होगा टॉवेल क्लिप बोला है तो ये करता है सिक्योर टॉवेल टू द ड्रैप इन अ सर्जिकल प्रोसीजर, है ना, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, डॉयंस क्रॉस एक्शन टॉवेल क्लिप। टॉवेल में लगने वाला क्लिप है जिससे कि वो इधर से उधर नहीं खींचके, है ना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज कौन सा है, ये इमेज कौन सा है, यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस इमेज का जो नाम है ना उसे हम लोग कहते हैं मॉरिस रिट्रैक्टर। क्या बोलते हैं, मॉरिस रिट्रैक्टर के नाम से जानते हैं इस इमेज को। ये रिट्रैक्ट करता है एब्डोमिनल वॉल को। जब भी सर्जरी होती है तो एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करके होल्ड करने का काम करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को पहचानो जो 24 नंबर में आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस इमेज का जो नाम है ना वो है डेवर फॉर्सेप। क्या बोलते हैं, डेवर, देवर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेवर्स रिट्रैक्टर या डेवर फॉर्सेप के नाम से जानते हैं। ये हम यूज़ करते हैं डीप एब्डोमिनल और चेस्ट के इंसीजन के लिए उपयोग में लाते हैं। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैं इपिसियोटॉमी आपको बता रहा था। कॉमनली जो भारतीय भाषा है उसमें हम लोग दो तरीके का ऑपरेशन देखते हैं। एक तो हम सीजेरियन ऑपरेशन बोलते हैं जिसको बड़ा ऑपरेशन कह देते हैं, और कई बार बोलते हैं कि बच्चा छोटा ऑपरेशन से हुआ, तो छोटा ऑपरेशन जो है ना वही इपिसियोटॉमी है ना। इपिसियोटॉमी को आम भाषा में हम या बोलचाल की भाषा में छोटा ऑपरेशन बोल देते हैं, और जो सी सेक्शन सीजेरियन सेक्शन होता है उसे ही हम आम भाषा में बड़ा ऑपरेशन बोल देते हैं। खैर 24 नंबर में इमेज दिखाई दे रहा है वो है डेवर रिट्रैक्टर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ये इस इमेज को पहचानो, ध्यान से देखो और पहचानो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और लिंक को शेयर करना है। और आज मैं आप लोग को जो इमेजेस दिखा रहा हूँ ना वो 10 बार एग्ज़ाम पे आए हुए हैं और कुछ नए हैं वो आगे आ सकते हैं, क्योंकि नॉर्सेट का लेवल तो वैसे ही बढ़ गया, ESIC भी कम नहीं है ना। आपके सामने अभी ESIC की बम्पर वैकेंसी आने वाली है, लेकिन आपको एक छोटे छोटे एक एक नंबर को ही आपको जोड़ना है। प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाए हुए थे कम्युनिटी के ऊपर और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, तो दोस्तों अभी जो नॉर्सेट 2022 का लगा था काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से आए थे। जिन्होंने भी वो वीडियो देखा होगा उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा नॉर्सेट 22। लेकिन जो हो गया, जो बीत गया सो बात गई, ठीक है। आगे जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करना है। और आप बता दो यार कि ये इमेज कौन सा है। बहुत शानदार इमेज दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कुस्को स्पेकुलम। क्या, कुस्कोस स्पेकुलम। सर ये क्या काम आता है, तो ये आता है वजाइनल कैनाल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो स्पेकुलम है वो यूज़ में आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को पहचानो और इस इमेज का जो टिप है उस टिप को ध्यान से देखो कि ये क्या है, ये क्या क्या उपयोग में आता होगा। थोड़ा सी सोचने की इसको कोशिश आपको करनी चाहिए। दोस्तों इसका जो आंसर है सर्वाइकल पंच बायोप्सी फॉर्सेप। तो इस इमेज को ध्यान से देखना और आपको भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। नॉर्सेट में आया हुआ है, नॉर्सेट 22 में ये इमेज आया है। बहुत ही सिंपल दिख रहा होगा, है ना, ठीक है। और उसका आंसर उतना ही सिंपल था कि इस इमेज को पहचानिए कि ये इमेज है वो क्या है दोस्तों। तो इसे ही हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, BP हैंडल के नाम से जानते हैं। क्या, BP हैंडल।
आपको इमेज में अब दिखाई दे ही दिया होगा, क्या बोलते हैं बीपी हैंडल। ये बीपी क्या ब्लड प्रेशर है? नहीं भाई, ब्लड प्रेशर नहीं है, इसका नाम है बार्ड पार्कर। क्या? बार्ड पार्कर, लेकिन इसको हम बार्ड पार्कर नहीं बोल के बीपी हैंडल के नाम से बोल देते हैं। दोस्तों आपको ये पता है ना ये बीपी हैंडल क्या है? चलो ये तो हैंडल है, इसके जो टिप में आपको दिखाई दे रहा होगा वहीं पे हम सर्जिकल ब्लेड है ना, सर्जिकल ब्लेड को या स्कैल्पल को उसी में क्या करते हैं, फिट करते हैं। उसके बाद हम इंसिजन या ड्रेसिंग या डेब्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीपी हैंडल का मेनली दो पार्ट हम बोल सकते हैं कि एक तो ब्लेड होता है और दूसरा हैंडल होता है ना। ठीक है, और हैंडल को ही स्कैल्पल हैंडल के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये एग्जाम पे आया हुआ है, इस इमेज को विशेष ध्यान देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि 28 में जो इमेज दिखाई दे रहा है वो क्या है, इसके टिप को ध्यान से देखिए। ठीक है, नीचे नहीं देखना, उसके टिप को ध्यान देना है। तो टिप कैसा दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं वॉलसेलम फॉरसेप। क्या बोलते हैं? वॉलसेलम फॉरसेप के नाम से जानते हैं। आंसर आपको दिख ही गया होगा, टिप को ध्यान से देखो, देखते रहो। ठीक है, समझो, याद रहना चाहिए। ये यूजुअली आता है ग्रास्प द सर्वाइकल लिप्स है ना। ठीक है, सर्वाइकल लिप्स को पकड़ के, क्योंकि हम जब भी हमको सर्विक्स का विजुअलाइजेशन करना होता है तो सर्वाइकल जो लिप है उसको ग्रास्प करने के लिए, होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए जो फॉर्सेट यूज़ करते हैं। देखो टिप उस तरीके से ही बना हुआ है जिससे कि क्या है, सर्विक्स को होल्ड किया जा सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वॉलसेलम फॉरसेप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुतों बार आया है, आएगा और आते रहेगा। ये आप बताओ, जल्दी जल्दी गेस करो। अरे कमेंट बॉक्स में जाके भी बताना कि सर कैसा रहा वीडियो, क्या समझ आ रहा है, क्या क्या वो सारे इमेज पहले आए हुए हैं क्या, या आगे आने के चांस है क्या। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है ना तो कमेंट बॉक्स में चले जाया करो और कुछ ना कुछ लिख दिया करो, अच्छी बातें है ना। ठीक है, तो ये इमेज है दोस्तों जिसको हम लोग जानते हैं सिम्स स्पेकुलम के नाम से। किसके नाम से? सिम्स स्पेकुलम के नाम से। और ये भी काम आता है वजाइना और सर्विक्स का एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये तो सभी को पता होगा, ये तो सभी को पता होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नर्सिंग एक जुनून। ठीक है, आप लोग के सामने है ये इमेज, और इस इमेज को देख के बताइए कि ये क्या है। तो सबको पता चल गया होगा, सर ये तो फीटल डॉपलर है ना। इसे क्या करते हैं, फीटल हार्ट साउंड को हम सुनते हैं। क्या करते हैं, फीटल हार्ट साउंड को सुनते हैं। तो फीटल हार्ट साउंड। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे करते हैं, तो सर इसका जो हैंडल है, ऊपर वाला पोर्शन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एब्डोमिनल में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके एब्डोमिनल पे ले जाते हैं, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा रीडिंग 148, तो फिर क्या होगा, फीटल हार्ट साउंड का जो रेट है ना, ठीक है, वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये इमेज क्या चीज़ है, तो ये है दोस्तों हेगार डायलेटर। क्या है, हेगार डायलेटर। तो हेगार डायलेटर किसको, सर्वाइकल डायलेटर है ना, सर्विक्स को डायलेट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं हेगार डायलेटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि ये था क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। इसके इमेज को ध्यान से देखिए, अरे टिप को भी अच्छे से देखिए दोस्तों। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, फटाफट देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे लेकिन इतना ज़रूर बनाएंगे है ना कि आप सभी को आसानी से समझ आ जाए, और ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो। आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को बताओ कि क्या है ये। अच्छा टाइम चाहिए, चलो दिया, चलो सोच लिए। ये है स्पंज होल्डिंग फॉरसेप। क्या है, स्पंज होल्डिंग फॉरसेप। ये किस लिए उपयोग लाता है, तो भाई ये स्पंज और स्वाब को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए उपयोग में आता है ना। ठीक है, ये बताइए कि क्या है ये है आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को पहचानिए है ना। ठीक है, तो ये है दोस्तों सिम्स एंटीरियर वॉल रिट्रैक्टर। ध्यान से देखिए इस इमेज को, ये है सिम्स एंटीरियर वॉल रिट्रैक्टर है ना। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये सर्विक्स को या यूट्रस को विजुअलाइज करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, और ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये है ओवम होल्डिंग फॉरसेप। क्या है, 34 क्या है, ओवम होल्डिंग फॉरसेप है ना। ये क्या कर सकता है, ग्रास्प, होल्ड, मैनिपुलेट एंड रिमूव टिश्यू है ना। ठीक है, ठीक है, कहाँ से, ये हम बोल सकते हैं कि यूट्रस के से भी, यूट्रस के जो यूट्रस है तो वहाँ से
इंसफ्लेटर की तरह काम करता है और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि टिश्यू इत्यादि को रिमूव कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो प्लेसेंटा के फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको भी रिमूव करने के लिए ओहम होल्डिंग फोर्सेप उपयोग में लाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज क्या है भाई? तो ये इमेज का नाम है क्या? रूबीन कैनुला। क्या है? रूबीन कैनुला। यूज फॉर ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट फॉर इनफर्टिलिटी लाइक HSG, या हम बोल सकते हैं कि ट्यूबल जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो भी ये कैनुला उपयोग में लाया जाता है। ध्यान से देखो, इस कैनुला का नाम है रूबीन कैनुला। क्या है? रूबीन कैनुला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि ये क्या है? ये नया कुछ इमेज दिखाई दे रहा है, अच्छा सा इमेज दिखाई दे रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये है सिम्पसन ऑब्स्टेट्रिकल फॉर्सेप। क्या है? सिम्पसन ऑब्स्टेट्रिकल फॉर्सेप। ध्यान से देखो इस इमेज को, ठीक है। ये होता है इलॉन्ग्ड सिफेलिक कर्व, है ना। इसका जो सिफेलिक हेड को पकड़ने के लिए जो कर्व है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को आप पहचानिए कि ये इमेज क्या है। तो दोस्तों ये इमेज है, वो है डॉयंस रिट्रैक्टर, है ना। क्या है? डॉयंस रिट्रैक्टर। ये काम क्या करता है? पुल बैक द सॉफ्ट टिश्यू, है ना, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू को पुल बैक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि ये क्या है भाई? सिरिंज जैसा दिख रहा है। ये दिखाई क्या दे रहा है? सिरिंज के जैसा दिखाई दे रहा है। तो सर इसका उपयोग क्या है? ये क्या है? क्या पहले तो ये क्वेश्चन है कि है क्या। तो इसको हम लोग बोलते हैं MVA, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन के नाम से हम लोग सिरिंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? MVA। ध्यान से देखना, इसको हम लोग बोलते हैं MVA। देखते हैं हम लोग कि इसका यूट्रस क्या, सॉरी इसका यूजेस क्या है सर। तो हम बोल सकते हैं कंटेंट ऑफ यूट्रस इवैक्यूएटेड यूजिंग नेगेटिव प्रेशर। ये हम नेगेटिव प्रेशर बना के क्या करते हैं, यूट्रस में अगर कुछ पार्ट्स रह गया, हो सकता है कि ये एबॉर्शन इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ होगा, ठीक है, या कुछ सेल या टिश्यू वहाँ पे छूट गए होंगे, फीटस का जो है अबॉर्ट होने के बाद पूरा वापस नहीं आ पाया होगा, बाहर नहीं निकला होगा, तो हम नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि उससे जो भी प्लेसेंटा का जो कंटेंट है ना, ठीक है, या फीटस का जो कंटेंट है वो क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं MVA। मैनुअल इसलिए क्योंकि हाथ से ही करते हैं, किसी भी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर कि ये क्या है। तो सर ये क्या है? ये जो सिरिंज आपको बताया था ना पहले, MVA है ना, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर सिरिंज है ना, ठीक है, या एस्पिरेशन सिरिंज, तो उसमें ही ये लगने वाला कैनुला है जिसे हम लोग कारमांस कैनुला बोलते हैं। आप लोग सभी के सामने जो दिखाई दे रहा होगा ना, वो क्या है? कारमांस कैनुला। क्या बोलते हैं? कारमांस कैनुला। आपको नीचे दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ लिखा है कारमांस कैनुला। और ये होता कैसा है दोस्तों? तो ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और उपयोग में क्या लगते हैं? इंड्यूस सर्जिकल एबॉर्शन या इनकम्प्लीट एबॉर्शन में उपयोग करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज नंबर 40 की ओर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिनार्ड फिटोस्कोप। क्या बोलते हैं? पिनार्ड फिटोस्कोप, है ना, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हार्ट रेट को जो है वो हम सुन सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो रिगलीस फॉर्सेप यहाँ दिखाई दे रहा होगा, क्या? रिगलीस फॉर्सेप, है ना। ये कैसा दिखाई दे रहा है? वैसा ही जैसा सिम्पसन ऑब्स्टेट्रिकल फॉर्सेप दिखाई दे रहा था दोस्तों, वैसा ही ये रिगलीस फॉर्सेप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये इमेज आप ध्यान से देख लेंगे। इसका जो कर्व होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेरिजन। हम बोल सकते हैं कि सिम्पसन जो मैं आपको बताया, सिम्पसन ऑब्स्टेट्रिकल फॉर्सेप के कंपेयर में, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको एयर्स स्पैचुला के नाम से हम लोग देखते हैं, है ना, ठीक है। ये क्या है? एक वुडन होता है, ठीक है। ये लकड़ी का हम बोल सकते हैं, एक टाइप का लकड़ी का जो इसका बनावट है वो लकड़ी की के जैसा ही है, स्पेशल टाइप ऑफ वुड रहता है, ठीक है। ये काम क्या आता है? तो सर ये आता है पैप स्मीयर का जब सैंपल लेते हैं तो उसको कलेक्शन करने के लिए, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए ये एयर्स स्पैचुला उपयोग में लाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पे ये आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। एयर्स स्पैचुला क्या का काम आता है? सर कलेक्ट पैप स्मीयर, ठीक है। इसका शेप जो होता है, अगर टिप की बात करें तो इसका टिप हम बोल सकते हैं कि U, इंग्लिश कैपिटल के U की तरह आपको दिखाई दे रहा
होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर और यहाँ पे बोला जा रहा है क्या है, इस इमेज को ध्यान से देखिए दोस्तों। तो ये इमेज बोल रहा है कि बैंड एप्लीकेटर फॉर लैब ट्यूबल लाइगेशन, ठीक है, कि ये ट्यूबल लाइगेशन के लिए उपयोग होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो इस इमेज को ध्यान से देखना, एग्जाम पे आ सकता है, ठीक है। ये कंप्लीट आ जाएगा लेकिन आपको ध्यान देना है, ये जो सामने दिखाई दे रहा होगा इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को देखने से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये है बैंड एप्लीकेटर फॉर लैब ट्यूबल लाइगेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 का जो इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वॉल फॉर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, ठीक है। क्या है वॉल फॉर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर दोस्तों, ये यूजुअली गायनेकोलॉजिकल प्रोसेस में, यूरोलॉजी में, इन सब में ये उपयोग आता है। इसलिए भी उपयोग आता है कि ये इंटरनल जो ऑर्गन है उसको रिट्रैक्ट करके पकड़ के रखता है ताकि जो भी हमारा सर्जिकल जो फील्ड है वो आसानी से विजुअलाइज हो सके। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ही स्पेशल हम बोल सकते हैं दोस्तों इमेज है जिसको बोला जा रहा है सिरोडकर्स सर्कलेज नीडल। तो दोस्तों ये क्या है, तो ये हम बोल सकते हैं उपयोग में आता है इनकम्पिटेंट सर्वाइकल ओस में, ये उपयोग में आता है दोस्तों। ऐसा ही एक सर्कलेज और होता है जिसको हम लोग मैकडोनाल्ड सर्कलेज के नाम से भी जानते हैं। आगे की वीडियो में सारा दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे, बस आप इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने लाएँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट ही कंटेंट को मैं लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन होने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्या पढ़ना ज़रूरी है ये तो है ही है, लेकिन क्या छोड़ना ज़रूरी है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वही आप लोग के लिए मैं लेके आऊँ। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इमेज 46 की ओर। ये है बैबकॉक्स फॉर्सेप। क्या है दोस्तों बैबकॉक्स फॉर्सेप? ये है काम आता है ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू को पकड़ने का काम आता है। इसके टिप को आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिए और मन करता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 या इमेज बोल सकते हैं, ये सरोता की तरह, भारतीय सरोता की तरह दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन ये कोई सुपारी काटने वाला सरोता नहीं है। ये है अम्बलाइकल कॉर्ड सीजर। क्या है? अम्बलाइकल कॉर्ड को काटने वाला सीजर है ना, ठीक है। बच्चा तो डिलीवर हो गया लेकिन क्या हुआ है कि अम्बलाइकल कॉर्ड भी लगा हुआ है, प्लेसेंटा भी निकला नहीं है बाहर, है ना, ठीक है। तो अम्बलाइकल कॉर्ड को काटना भी तो जरूरी है। तो यूजुअली हम लोग 2 से 3 मिनट के भीतर काट देते हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे ही पल्सेशन फील होना बंद हो जाए, है ना, ठीक है, अम्बलाइकल कॉर्ड पे, तो हमको इसको कटिंग करना होता है और ये हम इसी सीजर से हमको करना चाहिए। इसे हम लोग अम्बलाइकल कॉर्ड सीजर के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। ये क्या है? तो ये देखो, ये कोई कपड़ा टांगने वाला, कपड़ा सुखाने के टांगने वाला क्लिप नहीं है दोस्तों, ये है अम्बिलाइकल कॉर्ड क्लैम्प, ठीक है। अब हमने अम्बिलाइकल कॉर्ड को तो काट दिया, लेकिन काट के ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना भाई, उसको क्लैम्प करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है इमेज ब्लू कलर का, जो वो है अम्बिलाइकल कॉर्ड क्लैम्प। तो अम्बिलाइकल कॉर्ड हम कैसे क्लैम्प करते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भी फीटस हम बोल सकते हैं कि नियोनेट जब भी पैदा होता है दोस्तों, डिलीवर हो जाता है, उसके हमको 2 से 3 मिनट के भीतर या फिर जब पल्सेशन अम्बिलाइकल कॉर्ड में आना बंद हो जाए तब हम इसे क्या कर सकते हैं, क्लैम्प करना है। तो क्लैम्प कितना दूरी में करना है, तो याद रखना कि जो फीटस है उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे अम्बिलाइकल कॉर्ड के 5 सेंटीमीटर की, जहाँ अम्बलाइकस होता है बेबी का, वहाँ से लेके 5 सेंटीमीटर तक अम्बलाइकल में फर्स्ट क्लैम्प लगाना है और उसके बाद फर्स्ट क्लैम्प से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे सेकेंड क्लैम्प हमको लगाना होता है और इन दोनों के बीच में हमको क्या करना होता है, वो जो अम्बलाइकल कॉर्ड सीजर था उससे हमको कट कर देना है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इमेज बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा हमको दिमाग भी लगाने की इसमें ज़रूरत है। इतना आसान नहीं है जितना कि आपको पहले दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो पहचानो कि ये है क्या दोस्तों, इसको तो हमको पहचानना है। तो ये जो दिख रहा है उसे हम लोग, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का बैरियर मेथड है दोस्तों। कॉन्ट्रासेप्शन में बैरियर मेथड है जिसे हम लोग सर्वाइकल डाइफॉर्म के नाम से जानते हैं। ये सर्विक्स में फिट हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ रहा है क्या, ऑल आर कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन इमेज एक्सेप्ट। जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन सब में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक को छोड़ के। मतलब हम 3 कंडीशन में इसको उपयोग में
नहीं लाना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन पे लाना चाहिए। तो कौन से कंडीशन पे लाना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो क्या मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो तो इसको उपयोग में लाया जा सकता है, आगे देखते हैं। दूसरा बोल रहा है रिकरेंट यूटीआई, तीसरा बोल रहा है यूट्राइन प्रोलैप्स, या डी बोल रहा है हर्पिस वजाइनाइटिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मल्टीपल सेक्स पार्टनर। ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर होने वाली फीमेल्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, ये किया जा सकता है, ये उपयोग में ऐसी महिलाएं, क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो फीमेल पे ही लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे फीमेल जिसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ये उपयोग में ला सकती हैं। लेकिन जो महिलाओं को रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, यूट्राइन प्रोलैप्स है, या हर्पिस वजाइनाइटिस है, तो ऐसी महिलाओं को इसके उपयोग से बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 50 और आखिरी में जाने के पहले कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस इमेज को पहचानिए दोस्तों, इस इमेज को आपको पहचानना है। तो आपको ऑप्शन तो काफ़ी सारा दिया होगा, ठीक है, लेकिन ये मत बोल देना कि सर ये तो लड़की का फ़ोटो है। नहीं भाई, लड़की का फ़ोटो नहीं है, लड़की जो हाथ में पकड़ी है उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का नाम पूछा जा रहा है। तो वो जो मेथड है ना वो है फीमेल कंडोम। ये भी बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, और ये है फीमेल कंडोम, ठीक है। तो फीमेल कंडोम आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जाते जाते। तो फीमेल कंडोम का जो एडवांटेज है दोस्तों ये है हाईली इफेक्टिव, ये 95% तक से इफेक्टिव है। प्रिवेंट एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से प्रिवेंट करता है, और अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, आपको बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं फीमेल कंडोम के। इसीलिए दोस्तों आज यहाँ इंडिया में ज़्यादातर चलन नहीं है फीमेल कंडोम का, केवल मेल कंडोम का चलन है। इसकी डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। नोटिसिएबल ड्यूरिंग सेक्स, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसके दौरान ये दिखाई देता है, तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। डिफ़िकल्ट टू यूज़, इसके यूजिंग मेथड के बारे में बहुतों को जानकारी नहीं होती है, तो इसका जो यूज़ करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और मोर एक्सपेंसिव देन मेल कंडोम, और मेल कंडोम की अपेक्षा ये काफ़ी महंगी होती है, तो इसलिए भी ये आज कॉमनली चलन पे नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरा ये 50 इमेज जो आपके सामने दिखाया हूँ, काफ़ी कुछ मैंने बताने की कोशिश की है जो कि ऑप्स और गायनिक से रिलेटेड थी, कुछ डिसीज़ कंडीशन थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड है। तो आपको उम्मीद है, मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही फ़ायदा मिला होगा, और आगे आने वाले एग्ज़ाम पे मे भी ये सवाल पूछे जाएंगे। आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा तो ज़रूर। दोस्तों आखिरी बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक इसके लिंक को कॉपी करके जितने भी ग्रुप्स है उस पर सेंड कीजिए, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद दोस्तों।